नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। सृजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन तंत्रिका तंत्र के बारे में या जो अपना तंत्रिका ऊतक के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि जो पिछले वीडियो में अपन ने जो बात करी थी वो बाकी जो 3 ऊतक थे, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक और पेशीय ऊतक के बारे में बात करी थी। फिर अपन ने बताया था कि जो अगला वीडियो में आ रहा है उसमें अपन तंत्रिका ऊतक के लिए बात करेंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो पार्ट है, ये टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एक तरह से कहें तो इस टॉपिक के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और कंपटीशन के एग्ज़ाम्स के अंदर इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। कहे तो इस जो अपन जो ऊतक वाला टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, हमारा तंत्रिका ऊतक, हमारा तंत्रिका तंत्र है। ठीक है दोस्तों, अब जब अपन हमारे तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि ये तंत्रिका तंत्र होता क्या है या नर्वस सिस्टम होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है, इसका मेन काम क्या होता है, ये हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। हमारे शरीर को क्या करता है, कंट्रोल करता है या फिर पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है कि हमारी बॉडी पे कौन कौन से वर्क हो रहे हैं। ठीक है, या सारे जितने भी बॉडी पार्ट्स है, हमारी बॉडी के तो जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे किससे कनेक्ट होते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर। यही वो पार्ट है, यही वो सिस्टम है जो कंप्लीट पूरी बॉडी को क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, चाहे हमारे हाथ पैर या कोई भी शरीर की सारी एक्टिविटी नर्वस सिस्टम से ही कंट्रोल होती है। अगर ये नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में ना हो तो एक मान लो कि वो इंसान अब इंसान नहीं है, वो एक क्या है, निर्जीव चीज़ है। ठीक है, वो क्या है, निर्जीव चीज़ है, उसके अंदर कोई भी लाइफ नहीं होगी। नर्वस सिस्टम का बहुत मेन रोल होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको स्टार्ट करने से पहले अपन इसके बारे में जो बेसिक चीज़ें अपन ने बात कर ली कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या करता है। कि अपन से देखा होगा कि अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी ग्रंथियाँ भी होती है, ग्लैंड्स होती है, और वो ग्रंथियाँ भी तो वर्क करती हैं, है ना। और वो ग्रंथियाँ कुछ हार्मोन स्रावित करती है, कुछ एंजाइम स्रावित करती है। और वो हार्मोन और एंजाइम किसकी वजह से स्रावित होते हैं, ऐसा बॉडी में कौन सा पार्ट है जो वो हार्मोन और एंजाइम को स्रावित करने को उत्तेजित करता है कि उनका जो टाइम जो सेट होता है कि हाँ ये हार्मोन तब स्रावित होगा, इस एज पीरियड में स्रावित होगा, ये हार्मोन इस अलग अलग जो टाइम पीरियड होता है हार्मोन के स्रावित होने का। या फिर जो एंजाइम्स होते हैं कि जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें भी जो एंजाइम्स स्रावित होते हैं वो भी किसकी वजह से होते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से। तो एक तरह से कहें कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सारी ग्रंथियाँ हैं वो सब की सब किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, नर्वस सिस्टम के द्वारा। ठीक है, तो एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि पूरी बॉडी नर्वस सिस्टम से ही कंट्रोल में होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब जब अपन इसको पढ़ रहे हैं, इस सिस्टम को जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो नर्वस सिस्टम में क्या है, इस नर्वस सिस्टम में होता क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं, ये हमारी बॉडी के कौन से पार्ट में होता है। ठीक है दोस्तों, जब अपन इसकी नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें नर्वस सिस्टम की जो पार्ट्स है कि नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं, नर्वस सिस्टम किससे बनता है, ये नर्वस सिस्टम है क्या। ठीक है, जब अपन किसी सिस्टम की बात करते हैं, कोई भी सिस्टम किस चीज़ से बनता है, एक छोटी छोटी सी जो सेल होती है, छोटी छोटी सी जो कोशिकाएं होती है, वही कोशिकाएं क्या बनाती है, ऊतक बनाती है। और वही ऊतक आगे चल करके किसको बनाते हैं, पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र है कि जो एक बेसिक यूनिट है, एक जो फंक्शनल यूनिट है कि तंत्रिका तंत्र किसके द्वारा कार्य करता है, उस कोशिका का नाम क्या है, उस कोशिका का शेप क्या होता है, और वो कोशिकाएं हमारे शरीर में होती कितनी है। जब हम उन कोशिकाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नर्वस सिस्टम नाम कहाँ से आया, ये नर्वस सिस्टम किसके दिमाग में आएगा, ये नर्वस सिस्टम इसको अपन रखेंगे किस वजह से रखेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो किससे बना है, आपने सबने नाम सुना होगा न्यूरॉन्स। क्या है, न्यूरॉन नाम सबने सुना है। ये न्यूरॉन नाम है क्या, ये न्यूरॉन कोशिका है, ये न्यूरॉन है क्या, कोशिका है।
और कोशिका के बारे में अपन बात तो कर चुके हैं। कोशिका वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, कोशिका वह सूक्ष्मतम भाग होता है शरीर का जिसको अपन हमारी जो नेक्ड आइज, जो खुली आई होती आँखें होती उसे देख नहीं सकते, लेकिन हमारा जो पूरी बॉडी है वो किससे बनी हुई है, कोशिका से बनी होती। तो न्यूरॉन भी एक तरह की क्या है, कोशिका है। और ये न्यूरॉन क्या करता है, न्यूरॉन किसका निर्माण करता है, मनुष्य की जो नर्वस सिस्टम होता है, मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र होता है वो किसका बना होता है, न्यूरॉन्स का बना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपके क्लियर हो चुका है कि हमारा तंत्रिका तंत्र है किस कोशिका का बना हुआ होता है, न्यूरॉन का बना हुआ होता है। अब इस न्यूरॉन से क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, न्यूरॉन से भी क्वेश्चन बनता है। अब न्यूरॉन हमारे तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है और ये न्यूरॉन हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। जब अपन कोशिका के बारे में पढ़ते हैं ना, तो उस कोशिका के बारे में 3 चीज़ें अपने को बहुत सिखाई जाती है कि सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है कि नहीं, सबसे लार्जेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे हैवी, है ना, वो सेल कौन सी है हमारे बॉडी के अंदर। तो जब अपन लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं, जब हम हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी कोशिका हमारे शरीर में कौन सी होती है, क्लियर कर लीजिएगा, न्यूरॉन होती है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, न्यूरॉन। दोस्तों आपको ऑप्शन में न्यूरॉन भी मिल सकता है, अगर आपको न्यूरॉन्स ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो इस न्यूरॉन्स की जगह एक दूसरा नाम भी आता है जिसे कहा जाता है तंत्रिका कोशिका। जिसे क्या कहा जाता है, तंत्रिका कोशिका। क्या कहा जाता है दोस्तों इसको, तंत्रिका कोशिका। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आंसर आपका क्या होगा, या तो ऑप्शन में न्यूरॉन या फिर क्या होगा, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। अब इसी न्यूरॉन से एक क्वेश्चन और बनता है कि इस न्यूरॉन की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है, इस न्यूरॉन की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इनकी जो संख्या होती है हमारी बॉडी में, न्यूरॉन्स जो बहुत छोटी छोटी, बहुत बारीक होती है। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 10 की घात 11, 10⁻⁻11 कितनी होती है, 10⁻⁻11। एक तरह से अपन कह सकते हैं 1 खरब। लगभग कितनी होती है, 1 खरब हमारे शरीर में न्यूरॉन्स होती है। कितनी होती है, लगभग कितनी होती है, 10 की घात 11 या 1 खरब हमारे शरीर में न्यूरॉन्स होती है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन। दूसरा, न्यूरॉन्स बॉडी में कितनी होती है, 10 की घात 11, 10⁻⁻11, या फिर अपन लगभग कहे तो 1 खरब के अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो कि इसकी लेंथ के बारे में भी पेपर में पूछा है कि ह्यूमंस की जो न्यूरॉन्स होती है अप्रोक्सीमेटली उसकी लेंथ होती कितनी। ठीक है, तो इसके लेंथ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसकी जो लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 90 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 90 सेंटीमीटर न्यूरॉन की लंबाई होती है। आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। न्यूरॉन्स की लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर, कभी कभी ये 100 सेंटीमीटर, जिसको अपन क्या कहेंगे, 1 मीटर भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन में आपको 90 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ हो सकता है और ऑप्शन में आपको 1 मीटर, लगभग 1 मीटर भी लिखा हुआ हो सकता है, क्योंकि 1 मीटर का मतलब क्या हुआ, 100 mm। ठीक है, सॉरी 100 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये तो बेसिक चीज़ें अपन ने बात कर ली कि हमारा जो नर्वस सिस्टम बना होता है न्यूरॉन से, इस न्यूरॉन की वजह से ही नर्वस सिस्टम नाम रखा गया। ठीक है, तो न्यूरॉन सबसे लार्जेस्ट सेल होती है बॉडी की, और न्यूरॉन्स की बॉडी में कितनी टोटल नंबर्स होते हैं, 10⁻11, और लंबाई टोटल इसकी लंबाई कितनी होती है न्यूरॉन्स की, 90 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 90 सेंटीमीटर। अब इस न्यूरॉन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, न्यूरॉन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पेपर में पूछा हुआ है, वो ये पूछा गया था कि मानव शरीर का वह कौन सा भाग है, या फिर मानव शरीर की वह कौन सी कोशिका है जिसमें कभी भी विभाजन नहीं होता है, या फिर जन्म के बाद उसमें विभाजन नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन शरीर की एकमात्र ऐसी कोशिका है जिसमें भ्रूण के जन्म लेने के बाद कभी भी विभाजन नहीं हो सकता, मतलब एक तरह से कोशिका का विभाजन नहीं होता। और दोस्तों देख लो, अगर कोशिका विभाजन जहाँ होता है, कैंसर होने की जो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी है
वो वहीं पे होती। जहाँ पे कोशिका का विभाजन होता है कैंसर वहीं हो सकता है, जहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता वहाँ कैंसर नहीं हो सकता है। तो इसी क्वेश्चन को दो तरह से पूछा जा सकता है कि शरीर की कौन सी कोशिका जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, आंसर क्या होगा, न्यूरॉन। ठीक है, या ऐसा पूछ सकते हैं कि शरीर का वह कौन सा भाग है जहाँ पे कैंसर नहीं हो सकता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र में नहीं हो सकता है, या फिर न्यूरॉन्स में कभी भी कैंसर नहीं हो सकता है। क्लियर होना चीज़ कि कभी भी कोशिका विभाजन किस कोशिका में नहीं होता है, न्यूरॉन्स में नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? यस। अब एक क्वेश्चन इसका ये भी आता है, इसका एक क्वेश्चन ये भी आता है कि न्यूरॉन्स कहाँ बनती है, न्यूरॉन्स भ्रूण के किस भाग में बनती है, इसको भी आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जो इसका जो निर्माण होता है कहाँ होता है, एक्टोडर्म, जो भ्रूण होता है ना भ्रूण, उस भ्रूण के एक्टोडर्म के अंदर, कहाँ पे दोस्तों, एक्टोडर्म के अंदर न्यूरॉन्स का निर्माण भ्रूण के किस भाग में होता है, एक्टोडर्म के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पेपर में बन सकता है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें अपनी क्लियर हो चुकी है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की संख्या कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻11, 10 की घात 11 या 1 खरब अपन बोल सकते हैं। न्यूरॉन्स की लंबाई कितनी होती है, निबस सेंटीमीटर, कितनी होती है, निबस सेंटीमीटर। और अगला है कि न्यूरॉन का निर्माण भ्रूण में कहाँ होता है, एक्टोडर्म में। कहाँ होता है, एक्टोडर्म में। ये न्यूरॉन से रिलेटेड बेसिक नॉलेज है, जो ये बेसिक चीज़ें आपको पेपर में पूछने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चीज़ें अपन इरेज करते हैं, आगे वो न्यूरॉन से रिलेटेड बात करेंगे कि न्यूरॉन्स के अंदर क्या क्या होता है, न्यूरॉन्स के क्या क्या भाग होते हैं, उसके बारे में भी अपन बात करने वाले हैं। किसके बारे में, और जब न्यूरॉन्स के बारे में बात कर लेंगे तो न्यूरॉन से हमारा नर्वस सिस्टम बनेगा। नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आएंगे, उन सभी पार्ट की भी अपन अलग अलग से बात करेंगे। ठीक है, तो फिर अपन सबसे पहले बात करते हैं किसकी, न्यूरॉन की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, न्यूरॉन का। पहले अपन को पता होना चाहिए कि न्यूरॉन के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। यस, पहली चीज़ बात करेंगे अपन, न्यूरॉन के अंदर जो होता है पहली सेल बॉडी। क्या होती है, सेल बॉडी। ठीक है, क्या होती है पहली, सेल बॉडी, है ना, सेल बॉडी। और एक होता है न्यूरॉन्स के अंदर जिसे अपन कहते हैं सेंटर, जिसे अपन केंद्रक न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, है ना। यस, ये हुआ। फिर अपन बात करेंगे इसके अंदर क्या होता है, एक होता है डेंड्रॉन। क्या होता है, डेंड्रॉन। न्यूरॉन्स के अंदर डेंड्रॉन, डेंड्रॉन क्या होता है उसकी बात करेंगे। यस, फिर डेंड्रॉन को अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, ध्रुमाक्स। क्या बोलेंगे इसको अपन, ध्रुमाक्स। यस, अगला है जिसको अपन बोलते हैं एक्सोम। क्या बोलेंगे उसको अपन, एक्सोम। एक्सोम क्या होता है, एक्सोम छोटे छोटे से पार्ट होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और वो क्या करते हैं कि जितने भी सारे सिग्नल्स होते हैं, है ना, बॉडी के किसी भी पार्ट से जो सिग्नल होते हैं, उन सिग्नल को आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं, उन सिग्नल को क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते रहते हैं। ठीक है, तो अपन ने रिलेटेड किसकी बात करी, न्यूरॉन से रिलेटेड बात करी कि न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है, सेल बॉडी, है ना, या फिर डेंड्रॉन होता है। अब इसके डायग्राम की बात करेंगे, इसके डायग्राम के ऊपर अपन न्यूरॉन की बात करेंगे, इसके अंदर होता क्या। ठीक है, यस, यहाँ पे जो अपन, ये क्या होता है, न्यूरॉन्स का केंद्रक होता है। क्या होता है, न्यूरॉन्स का केंद्रक होता है। ठीक है, अब केंद्र के अंदर यहाँ पे जो लिक्विड भरा होता है, यहाँ पे जो लिक्विड भरा हुआ होता है, इससे अपन क्या कहते हैं, इससे अपन बोलते हैं सेल फ्लूइड, कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं इसको अपन, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो पूरा जो पार्ट हो गया, ये पूरा ये जो सिस्टम, इसको अपन क्या बोलते हैं, इस कंप्लीट इस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोशिका काय। क्या बोलते हैं इसको अपन, कोशिका काय, या फिर सेल बॉडी। क्या बोलेंगे इसको अपन, सेल बॉडी। ठीक है, अब ये जो आपको सेल बॉडी दिख रही, इस सेल बॉडी के ऊपर कुछ फाइबर्स लगे हुए होते हैं। क्या होते हैं, कुछ फाइबर्स लगे होते हैं, कनेक्ट होते हैं। इन फाइबर्स का भी क्या वर्क होता है, वो भी अपन समझ रहे हैं अभी। ठीक है, यस, अब ये जो आपको फाइबर्स जो मैंने आपको नाम बताया, इन फाइबर्स को क्या बोलते हैं अपन, डेंड्रॉन। क्या बोलेंगे इसको अपन, डेंड्रॉन ध्रुमाक्स।
ठीक है, यस। अब इस सेल बॉडी से कुछ छोटे छोटे से पार्ट्स कनेक्ट होते हैं। इन छोटे छोटे से पार्ट्स को अपन क्या बोलते हैं? एक्सोम। क्या बोलेंगे इसको अपन? एक्सोम बोलेंगे, ठीक है, एक्सोम। इसका क्या वर्क होता है वो भी बात करेंगे अपन, यस। और इस जो एक्सोम है, इस एक्सोम से पीछे भी कुछ पार्ट्स होता है ना, कुछ फाइबर्स होता है। इसको अपन बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। क्या बोलेंगे इसको अपन? सिनेप्टिक नॉब। क्या बोलेंगे इसको? सिनेप्टिक नॉब। ठीक है दोस्तों, यस। आपके सामने जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम किससे रिलेटेड है? न्यूरॉन से रिलेटेड। ये एक न्यूरॉन्स का है, ये ओनली एक न्यूरॉन्स का डायग्राम है। न्यूरॉन्स के जो बीच में जो सेल बॉडी होती है, इस कंप्लीट पार्ट को, इसको अपन क्या बोलेंगे? सेल बॉडी। सेल बॉडी में क्या क्या आ गया? सेंटर आ गया। सेंटर के अंदर यहाँ पे क्या होता है? लिक्विड भरा हुआ होता है। और यहाँ पे जो कुछ फाइबर्स निकले हुए हैं, कुछ बहुत छोटे छोटे ऐसे फाइबर्स होते हैं, इनको डेंड्रॉन बोलते हैं। इन डेंड्रॉन का क्या फंक्शन होता है? सुनना, अब जब एक न्यूरॉन किसी दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होती है तो वो कौन से पार्ट एक दूसरे को टच करते हैं? ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो डेंड्रॉन होता है, ये किसी दूसरी न्यूरॉन से आने वाले मैसेज को पास करता है। क्या करता है? ये यहाँ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं, ये सिग्नल कहाँ जाएंगे? हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर। कंप्लीट हमारा जो माइंड होगा, हमारे माइंड के अंदर यहाँ से जो मैसेज या जितने भी सिग्नल आ रहे हैं वो यहाँ से आगे पास होंगे। लेकिन जब अपने को किसी दूसरी न्यूरॉन से मैसेज या सिग्नल गेन करना है, वो कहाँ से मिलेगा अपने को? इस सिनेप्टिक नॉब से। कहाँ से? ये जो सिनेप्टिक नॉब है, ये किसी दूसरी न्यूरॉन के डेंड्रॉन से कनेक्ट होगी, है ना। इसका सिनेप्टिक नॉब और जो दूसरी जो न्यूरॉन्स होगी, उसका डेंड्रॉन आपस में कनेक्ट होगा, और आपस में कनेक्ट होने से ये एक दूसरे से सिग्नल को पास करते रहेंगे, और धीरे धीरे पूरी बॉडी के अंदर वो सिग्नल सारे ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ठीक है, और सारे जो सिग्नल होते हैं वो यहीं पे स्टोर होते हैं, और इसी से आगे होके पास होके निकल जाते हैं। तो ये एक बेसिक डायग्राम हुआ किसका? न्यूरॉन्स का। तो हमारा नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ होता है? न्यूरॉन्स से बना हुआ होता है। अगर आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से न्यूरॉन्स का भाग कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए सेल बॉडी होता है, डेंड्रॉन होता है, या फिर एक्सोम होता है, या फिर सिनेप्टिक नॉब होती है। क्या होती है? सिनेप्टिक नॉब। अगर आपसे एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ ले कि दो न्यूरॉन्स के बीच के रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है? दो न्यूरॉन्स के बीच के रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। जो सिनेप्टिक नॉब होती है, उसके पास एक जो बीच में जो गैप होता है, उसको बोलते हैं सिनेप्सिस। क्या बोलते हैं उसको? सिनेप्सिस। याद रखना, अभी मैंने एक चीज़ बोली थी कि सिनेप्टिक नॉब किसी दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्रॉन से कनेक्ट होती है, और इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस। क्या बोला जाता है उसको? सिनेप्सिस। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, क्या क्वेश्चन पूछ ले, दो न्यूरॉन के बीच के रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है? सिनेप्सिस कहा जाता है। क्लियर है चीज़ें? और कौन सी या न्यूरॉन्स का कौन सा भाग है जो उसका अंतिम सिरा होता है, उसका नाम क्या होगा? सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, यहाँ से चीज़ें क्लियर हुई? यस। अगर आपको और भी कुछ अगर लगता है कि हाँ थोड़ा सा कम समझ में आया, तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा कि आपको कहाँ कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई। मैं आपको वापस जब इसका जो रिवाइज पॉइंट जो मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जब डिस्कस करेंगे, तो इसी चीज़ को मैं वापस आपसे क्लियर कर लूँगा। ठीक है, तो अपन ने बेसिक किसके बारे में बात कर ली? हमारे न्यूरॉन के बारे में बात कर ली। अब अपन बात करने जा रहे हैं हमारा जो नर्वस सिस्टम, हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है, ये तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? इस तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? ये कितने भागों में विभाजित होता है? ठीक है, ये दोस्तों इधर देखिएगा। तंत्रिका तंत्र का जो सबसे पहला पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रीय तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या हुआ दोस्तों? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम के दो भाग होते हैं, एक का नाम तो क्या होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में कहेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और एक जो दूसरा भाग इसका होगा,
जिसको बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या हुआ? पेरिफेरल। इसका क्या नाम हुआ हिंदी में? परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या हुआ? परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, आपके क्लियर हो चुका है। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसके कितने भाग होते हैं? उसके दो भाग होते हैं। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। इंग्लिश में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और परिधीय तंत्रिका तंत्र को क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये दो पार्ट इसके किसके होते हैं? हमारे नर्वस सिस्टम के। अब इन दोनों को भी और डिवाइड किया जाता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है। यस, अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसका मेन पार्ट है क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेन पार्ट है क्या? नाम से पता चला सेंट्रल, मतलब हमारी बॉडी का मेन पॉइंट यही है सेंट्रल, जिसकी अब इसका सबसे पहले बात करेंगे अपन। क्या होगा? हमारा ब्रेन। क्या होगा? ब्रेन। हमारा मस्तिष्क। क्या होगा? मस्तिष्क। नर्वस सिस्टम का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी दो भागों में डिवाइड होता है। पहला तो मस्तिष्क है, दूसरा जिसे अपन क्या कहते हैं? मेरुरज्जु। क्या कहते हैं इसको अपन? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। यस, वापस रिवाइज कर रहा हूँ। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, मस्तिष्क होता है और हमारा मेरुरज्जु होता है। ठीक है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क ब्रेन और मेरुरज्जु क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। अब मस्तिष्क की बात आती है, मस्तिष्क ही तो सब कुछ है। हमारी जो तंत्रिका तंत्र है इसको सही से वर्क करना, सारे के सारे सिग्नल कहाँ से रेगुलेट हो रहे हैं, पूरी बॉडी पे कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, वो हमारे मस्तिष्क। जो हमारा मस्तिष्क कहाँ होता है? यहाँ पे, ये पूरा मस्तिष्क है। तो अब आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहाँ है और परिधीय तंत्रिका तंत्र कहाँ। देखिएगा, ये जो आपकी जो नेक है, इस नेक से ऊपर का जो पार्ट आप देख रहे हो, जो पूरा जो स्कल है, आपकी जो पूरी खोपड़ी है, ये पार्ट पूरा किसके अंदर आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पूरा का पूरा ये जो खोपड़ी आप देख रहे हो, ये पूरी किसके अंदर आती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्योंकि हमारा जो ब्रेन कहाँ है? हमारा ब्रेन इसी के अंदर है। और फिर ये ब्रेन हुआ, फिर यहाँ से एक नली निकलती है, उसे अपन क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं? मेरुरज्जु कहते हैं। तो आपको क्लियर हो चुका है हमारी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ होता है। हमारी जो नेक है, इस नेक का जो ऊपर वाला पार्ट है वही क्या होता है? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, अब इस जो नेक से नीचे जो पूरी बॉडी है, इस पूरी बॉडी में क्या होता है? इस नर्वस सिस्टम से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से छोटे छोटे से बारीक से तार जाते हैं। उस बारीक से तार को अपन क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं अपन नर्व्स। क्या बोलते हैं उसको? नर्व्स, जिसको हिंदी में कहते हैं तंत्रिकाएं। छोटे छोटे से फाइबर, छोटे छोटे से वायर, जिसे तंत्रिकाएं कहते हैं, वो तंत्रिकाएं कहाँ से निकलती है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलती है और पूरी बॉडी के हर पार्ट में फैल जाती है। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता है जहाँ पे तंत्रिका नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, पहली चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी है कि हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है और परिधीय तंत्रिका तंत्र कहाँ पाया जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहाँ होता है? नेक से जस्ट ऊपर वाला। और परिधीय तंत्रिका तंत्र कहाँ होता है? नेक से जस्ट नीचे वाला। इसमें क्या होता है? हमारा मस्तिष्क और हमारा जो मेरुरज्जु पीछे जो एक नली के रूप में बाहर निकलता रहता है। अब इनकी इनके वर्क क्या है, ये बॉडी में क्या करते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र कहाँ होता है? यहाँ से जितनी भी सारी नर्व्स, जितनी भी सारी तंत्रिकाएं निकलती है, पूरी बॉडी में फैल जाती है। चाहे वो हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे बॉडी का कोई भी पार्ट हो, उन सभी पार्ट के अंदर क्या होता है? छोटी छोटी सी नर्व्स होती है। सपोज़ मैंने ये मार्कर मैंने हाथ में ले रखा है, अब मेरे को कैसे फील होगा कि मेरे इस हाथ में मार्कर है? वो ऐसे फील होगा कि यहाँ की जितनी भी नर्व्स है, इस मेरी उंगली में जितनी भी नर्व्स है, वो सारी नर्व्स को फील हो रहा है कि मैंने कुछ टच कर रखा है। और वो यहाँ से क्या ले जाएगी? सिग्नल ले जाएगी। और सिग्नल ले जाने के बाद यहाँ से उस सिग्नल को क्या किया जाएगा? कोऑर्डिनेट किया जाएगा, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि आपने क्या ले रखा है। ठीक है, तो हर पार्ट में क्या होती है? तंत्रिकाएँ पाई जाती है। समझ गए ना? यस। अब जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, इसमें क्या होता है उसको भी अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन किसको क्लियर करते हैं? हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, इसको सबसे पहले क्लियर करते हैं कि इसमें ब्रेन में क्या क्या होता है, इसकी जो मेरुरज्जु में क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, यस। आप एक बार मैं जो चीज़ आपको लिखा रहा हूँ ना,
उन चीज़ों को आप नोट करें, ऐसा कैसा वीडियो ना देखें, क्योंकि वीडियो देखने से कुछ देर के बाद आपके माइंड में क्या क्या सारा स्किप हो जाएगा। इसलिए एक पेन लो, आपकी जो नोटबुक उसको लो और उसको राइट करो, जो मैं लिखा रहा हूँ उसके अंदर नोट करो, जिससे क्या होगा कि आप उस चीज़ को अच्छे से लर्न कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, यस। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका पहला पार्ट क्या था, हमारा मस्तिष्क। क्या था, हमारा मस्तिष्क। क्या था, हमारा मस्तिष्क। दूसरा पार्ट क्या था उसका, मेरुरज्जु। क्या था, मेरुरज्जु। आपको इनके नाम तो पता चल ही गए हैं कि इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं और इनको हिंदी में क्या कहते हैं। इसको एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारों को प्रॉब्लम होती है कि सर मैंने ये चीज़ें थोड़ी सी इंग्लिश में देखी थी, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। ये ब्रेन हुआ, ये स्पाइनल कॉर्ड हुआ। ठीक है, अब ब्रेन के बारे में जब अपन बात कर रहे हैं, जब अपन इस ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ब्रेन के अंदर कौन कौन सा पार्ट आता है, वो ब्रेन में कहाँ कहाँ पाया जाता है। पहली चीज़ आपने को क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारा ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइड होता है। मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो कितने भागों में डिवाइड होता है। सबको पता है कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है, अग्र मस्तिष्क। पहला कौन सा होता है, अग्र मस्तिष्क। जैसे कि आपको पता है आगे वाला मस्तिष्क, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, फोर ब्रेन। यहाँ पे अग्र मस्तिष्क कहाँ पाया जाता है, ये जो आप पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ये जो ऊपर का जो पार्ट आप माइंड में देख रहे होगे, ये क्या होता है, हमारा फोर ब्रेन होता है, जिसे हम अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो भाग होता है मस्तिष्क का, वो क्या होता है, मध्य मस्तिष्क। क्या होता है वो, मध्य मस्तिष्क, जिसे अपन मिड ब्रेन बोलते हैं। मिड ब्रेन मतलब इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे, इसके थोड़ा सा नीचे ये वाला पार्ट, ये क्या होता है हमारा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क ये वाला पार्ट पूरा यहाँ तक, और ये वाला पार्ट क्या होता है हमारा अग्र मस्तिष्क, जो ऊपर वाला पार्ट होता है। ठीक है, और तीसरा जो पार्ट होता है जिसे क्या बोलते हैं अपन, हिंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क। क्या होता है, पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, इसको वापस देख लो। मस्तिष्क 3 प्रकार के होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अब इनके भी अलग अलग पार्ट है कि अग्र मस्तिष्क में क्या आता है। हमारा जो फोर ब्रेन है उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं। यस, अग्र मस्तिष्क का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसको अपन सेरिब्रम, क्या बोलते हैं उसको अपन, सेरिब्रम। सेरिब्रम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क। इसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क। क्या बोलते हैं हिंदी में अपन इसको, प्रमस्तिष्क। और इसका जो ये तो उसका पहला पार्ट हुआ सेरिब्रम। अब देखोगे ये जो आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में प्रमस्तिष्क कहाँ है। ऊपर का जो आपको पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये पूरा क्या है, प्रमस्तिष्क। इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रमस्तिष्क। क्या बोलेंगे इसको अपन, प्रमस्तिष्क। इसको इंग्लिश में सेरिब्रम बोला जाता है। आपने एग्जाम में क्या पढ़ के चले गए, सेरिब्रम, आपके दिमाग में क्लियर है सेरिब्रम, और हिंदी में आपको पता ही नहीं इसको प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। तो आप दोनों चीज़ें, ये बेसिक टर्म आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है, सेरिब्रम क्या करता है। अब आपने बहुत सारा सोचा होगा यार, किसी में पढ़ने में दिमाग ज़्यादा होता है। आपका एक फ्रेंड ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसके परसेंटेज हमेशा 80 अबव बनते हैं, और आपके परसेंटेज हमेशा एवरेज है ना 65-60। तो आपके मन में थोड़ी सी ज्वेलसी होती है कि यार ये इतना इंटेलिजेंट क्यों है और मेरे परसेंटेज इतने कम क्यों बन रहे हैं, यार इसका माइंड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, माइंड किसी का ज़्यादा नहीं होता है, माइंड सबका बराबर है। उस माइंड का वेट, जो एवरेज वेट होता है, वो भी सबका बराबर है। तो अब जो मेन जो सारा जो क्लियर होता है वो कहाँ होता है, प्रमस्तिष्क, जो सेरिब्रम होता है। जो सेरिब्रम प्रमस्तिष्क को जितना ज़्यादा यूटिलाइज करेगा, जो प्रमस्तिष्क को जितना ज़्यादा यूज़ करेगा, उसके सोचने की जो कैपेबिलिटी है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि जो मस्तिष्क का ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसका काम क्या है, किसी भी चीज़ को सोचना, किसी भी चीज़ के बारे में समझना, या आप जो पढ़ाई से रिलेटेड जो भी बातें करते हो, आप उसको याद करते हो, उसको रिवाइज करते हो, है ना। पढ़े लिखे से रिलेटेड जितने भी सारे वर्क है, किसी चीज़ को वापस याद करना, है ना, तो सारा कहाँ से होता है, हमारे प्रमस्तिष्क से, सेरिब्रम से। ठीक है, आप इसको जितना ज़्यादा याद करोगे, आपका माइंड उतना ही चलेगा। अगर आप प्रमस्तिष्क को यूज़ नहीं करोगे तो आपका माइंड नहीं चलने वाला। ठीक है, तो समझ गए चीज़ को। पहली चीज़ क्या क्लियर हुई,
सोचना, समझना, किसी चीज़ का स्मरण करना, याद करना, या आपके दिमाग में जो बहुत सारे नए नए आइडिया आते हैं वो सारे कहाँ से आते हैं? परम मस्तिष्क से आते हैं। ठीक है, अब ये जो परम मस्तिष्क है ना, परम मस्तिष्क सबसे बड़ा पार्ट होता है जो हमारा, आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे, आपको ये पूरा ऊपर वाला जो इतना सा पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट ही परम मस्तिष्क है, और बाकी का जो माइंड है इतना सारा वो छोटा सा रह गया। तो कहें, एक तरह से कहें कि हमारे मस्तिष्क का अधिकांश भाग क्या होता है? परम मस्तिष्क होता है। सबसे बड़ा मस्तिष्क कौन सा होता है? परम मस्तिष्क होता है। ठीक है, लगभग इसकी वैल्यू कितनी होती है टोटल मस्तिष्क की? लगभग 2/3 पार्ट। कितना होता है? 2/3 पार्ट हमारे मस्तिष्क का भाग होता है परम मस्तिष्क। क्या काम करता है? पढ़े लिखे से रिलेटेड याद करना, या किसी चीज़ के बारे में सोचना, या दिमाग में नई नई चीज़ें, नए नए आइडिया का आना, ये सारा परम मस्तिष्क की वजह से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसके दूसरा पार्ट, जो हमारा अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग क्या है? उसका दूसरा नाम है थैलेमस। क्या है? थैलेमस। यस, ये थैलेमस है क्या? थैलेमस कहाँ होता है? ये जो आप पार्ट देख रहे होंगे, ये जो बीच में जो आप पार्ट देख रहे हो, ये सारा का सारा क्या है? ये क्या है? थैलेमस है। ये सारा का सारा क्या है? थैलेमस है। अब इस थैलेमस का क्या रिलेशन है? थैलेमस क्या करता है? ये वो पार्ट है माइंड का जो आपको किसी भी चीज़ के स्वाद के बारे में बता देता है कि आप क्या खा रहे हो, आज मैंने क्या खाया है। या आपकी आँख पे पट्टी बांध दे और आपके सामने गुलाब जामुन रखे, फिर भी आप बता दोगे यार मेरे सामने तो गुलाब जामुन है। कैसे पता चला? कि जो गुलाब जामुन का जो टेस्ट है वो आपके दिमाग में पहले सेट है, आपने देखा नहीं है, फिर भी उसका जो टेस्ट है, उसका जो स्वाद है, आपने उसको पहचान लिया। तो किसी का स्वाद है ना, या आप किसी भी गर्म चीज़ को फील करते हो कि हाँ यार इसका टेम्परेचर बहुत गर्म है, मैंने इसको टच किया ये बहुत गर्म है, मैंने इसको टच करा ये बहुत ठंडा है। तो एक तरह से कहें कि किसी भी टेम्परेचर को पहचानने में ये काम करता है। तो थैलेमस का काम क्या हुआ? किसी भी चीज़ को महसूस करना। हमारी त्वचा पे जो भी आप चीज़ें महसूस करते हो वो सब थैलेमस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? थैलेमस की वजह से होता है। या आप कोई भी स्वाद महसूस करते हो वो भी किसकी वजह से होता है? थैलेमस की वजह से। ये हमारी बॉडी के अंदर सारे के सारे जितने भी सिग्नल है ना, उसको क्या करता है? ट्रांसमिट करता रहता है, सारे सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? थैलेमस को सूचना प्रसारण मंत्री भी कहते हैं। हमारे मस्तिष्क का सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? थैलेमस है। तीसरा जो भाग है हमारे मस्तिष्क का, जो तीसरा भाग है उसे अपन क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस। उसे अपन क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे अपन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पार्ट कहाँ पाया जाता है? यहाँ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? हाइपोथैलेमस। क्या ये? हाइपोथैलेमस है। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? इस हाइपोथैलेमस से नीचे एक ग्रंथि है जिसका नाम क्या है? पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस जितनी भी सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, शरीर में जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, उन सभी ग्रंथियों को हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित भी करता है। कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे वह कौन सा भाग है जो सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है? आंसर क्या होगा? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस भी एक तरह की अंतःस्रावी ग्रंथि ही है। ये पीयूष ग्रंथि को क्या करती है? रेगुलेट करती है, पीयूष ग्रंथि को उत्तेजित करती है कि आप हार्मोन स्रावित करो। और इस हाइपोथैलेमस के वर्क क्या है? हाइपोथैलेमस क्या करता है? आपकी बॉडी में बहुत सारे वर्क जो ऑटोमेटिक होते हैं, जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता है। जैसे आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, या आपने किसी इंसान को देखा है वो आपसे ज़्यादा सुंदर लग रहा है, तो आपके मन में क्या हो रहा है? ज्वेलसी हो रही है, लेकिन उसको देख के ईर्ष्या द्वेष हो रहा है। या कोई इंसान जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना, या किसी से अपन प्यार कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक जो वर्क आपकी बॉडी में होता है वो सारा किससे होता है? हाइपोथैलेमस से होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर कंट्रोल करता है वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। क्लियर हो चुका है? मस्तिष्क का पहला पार्ट अपन ने करा है। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम जिसे परम मस्तिष्क कहते हैं, दूसरा है थैलेमस, तीसरा है हाइपोथैलेमस। ये पढ़ने लिखने से रिलेटेड है, सोचने, किसी चीज़ को समझने से रिलेटेड है। दूसरा थैलेमस क्या करता है? किसी भी जो से चीज़ों को महसूस करना हमारी स्किन पे, चाहे वो स्वाद हो, चाहे उसका टेम्परेचर कोई भी हो, ठंडा हो, गर्म हो। ठीक है, या फिर ये क्या करता है कि बॉडी में जितनी भी हमारे माइंड में जितने भी सिग्नल सारे पार्ट से आ रहे हैं, उन सभी सिग्नल, उन सभी संकेतों को क्या करता है? पढ़ता है।
इसीलिए थैलेमस को क्या कहते हैं अपन, सूचना प्रसारण मंत्री। क्लियर दोस्तों। तीसरा पार्ट हाइपोथैलेमस, ये एक ग्रंथि भी है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, और बाकी जितनी भी ग्रंथियाँ उसको ये क्या करती है, उत्तेजित करती है हार्मोन स्रावित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये जो अग्र मस्तिष्क अपन ने समझा है। अब दूसरा जो पार्ट है कौन सा है, मध्य मस्तिष्क का। मध्य मस्तिष्क के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट का नाम क्या है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। क्या है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। नाम बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा सा आप एक बार रिवाइज कीजिएगा, आपको नाम अच्छे से याद हो जाएगा। मध्य मस्तिष्क का पहला एक भाग कौन सा है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। क्या नाम है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। और दूसरा भाग क्या है, सेरिब्रल पेंडिकल। क्या है, सेरिब्रल पेंडिकल। क्या नाम है, सेरिब्रल पेंडिकल। इन दोनों की वर्किंग क्या होता है समझना। ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन हमारे माइंड में कहाँ होता है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये क्या है, इसको बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। इसका वर्क क्या होता है, ये छोटे छोटे से 4 खंड होते हैं जो क्या काम करते हैं, देखने और सुनने में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि शरीर मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो देखने सुनने में सहायक होता है, ये देखने सुनने में सहायक होता है। दो खंड हमारे आँख वाले होते हैं और 2 खंड कौन से हमारे कान वाले होते हैं जो हमारे मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। अगला है सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल क्या करता है मस्तिष्क में, मस्तिष्क के जितने भी सारे भाग हैं उन सभी भागों को क्या करता है, कनेक्ट करता है, जोड़े रखता है। एक तरह से ये मस्तिष्क का जंक्शन भी है। क्या है, मस्तिष्क का जंक्शन भी है। ये अग्र मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क से जोड़ने का कार्य भी करता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क से कौन जोड़ता है, सेरिब्रल पेंडिकल। किसे मस्तिष्क का जंक्शन कहते हैं, सेरिब्रल पेंडिकल को। ठीक है, जो अगला जो पार्ट है पश्चिम मस्तिष्क वाला, पश्चिम मस्तिष्क में क्या क्या चीज़ें होती है, पहला नाम है सेरिबेलम। क्या नाम है, सेरिबेलम। पश्चिम मस्तिष्क में क्या आता है, सेरिबेलम। और दूसरा जो आता है मेडुला ऑब्लोगेंटा। इसके 2 पार्ट होते हैं और दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मेडुला ऑब्लोगेंटा, क्या नाम है, मेडुला ऑब्लोगेंटा। यस, इसका एक बार अपन वर्क पढ़ लेते हैं। इसका वर्क क्या होता है, इसको एक नाम और भी बोलते हैं अनुमस्तिष्क। क्या कहते हैं इसको अपन, अनुमस्तिष्क, है ना। इसके क्या क्या नाम है, सेरिबेलम को अनुमस्तिष्क कहते हैं, इसे छोटा मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। इससे क्या कहा जाता है, छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसका काम क्या है, ये हमारे शरीर को बैलेंस करता है। बैलेंस का मतलब हमारे जितनी भी ऐच्छिक क्रिया है उसको कंट्रोल करता है। अगर ये ऐच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है तो ये किसको करता है, मेडुला ऑब्लोगेंटा हमारे अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगर डायग्राम में देखें तो ये हमारा क्या होता है, मेडुला ऑब्लोगेंटा, और ये क्या होता है, हमारा अनुमस्तिष्क होता है। ठीक है, तो अपन ने जो इसमें क्या मस्तिष्क का जो पहला पार्ट पढ़ लिया है, हमारा जो मस्तिष्क के बारे में हमने पढ़ लिया कि मस्तिष्क के 3 भाग पढ़ लिए। अब बात करते हैं मेरुरज्जु। मेरुरज्जु कहाँ पाया जाता है, मेरुरज्जु कहाँ पाया जाता है, ये जो आपको नली दिख रही है जो हमारा मेडुला ऑब्लोगेंटा से जुड़ी हुई होती है, ये क्या होता है, मेरुरज्जु होता है। और इसी मेरुरज्जु से बाहर तंत्रिकाएं निकलती है और इसका काम क्या होता है, शरीर की, इसका मेरुरज्जु का काम क्या होता है, शरीर की जितनी भी प्रतिवर्ती क्रिया है, शरीर की जितनी भी प्रतिवर्ती क्रिया है वो ये उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। एक बार इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा कि ये चीज़ें होती क्या, मस्तिष्क क्या काम करता है और मेरुरज्जु क्या काम करता है। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, नर्वस सिस्टम के अंदर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अभी पढ़ा है। अगले जो वीडियो आने वाला है उसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिएगा और आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो जिससे कि ये वीडियो सब तक पहुँच सके और वो इस चीज़ के बारे में नॉलेज ले सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।